आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसी महिला की जिसे अपनी मौत के बाद भी 1 सदी से ज्यादा तक शांति नहीं मिली। ये कहानी है जूलिया पास्त्राना की, एक दिल दहला देने वाली दास्तां। मतलब सोचिए, जिंदगी तो मुश्किल थी ही, पर उनकी असली त्रासदी तो उनकी मौत के बाद शुरू हुई। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी यात्रा जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। 150 साल, जी हाँ, पूरे 150 साल लग गए जूलिया पास्त्राना को एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार मिलने में। 1.5 सदी का इंतजार, सिर्फ थोड़ी सी इज्जत के लिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1834 में, मेक्सिको में। यहीं पर जूलिया पास्त्राना का जन्म हुआ था, और वो दो बहुत ही दुर्लभ जेनेटिक कंडीशंस के साथ पैदा हुई थीं, जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदलकर रख दी। उनकी शारीरिक बनावट, वो जैसी दिखती थी, उसकी वजह से दुनिया ने उन्हें एक बहुत ही क्रूर नाम दिया, दुनिया की सबसे बदसूरत महिला। उन्हें कभी एक इंसान की तरह देखा ही नहीं गया, बस एक चीज, एक वस्तु की तरह पेश किया गया। लेकिन सवाल ये है कि इन क्रूर नामों और दुनिया की नजरों के पीछे असल में जूलिया कौन थीं? आइए अब उस राक्षस के पीछे छिपी असली इंसान से मिलते हैं। एक ऐसी इंसान जिसकी काबिलियत को दुनिया ने उसकी शक्ल के पीछे कहीं दबा दिया था। उन्हें बाजार में एक तमाशे की तरह बेचा जाता था, और नाम भी वैसे ही दिए गए थे। एप वुमन मतलब बंदर जैसी महिला, और बेयर वुमन यानी भालू जैसी महिला। ये सब उनके शोषण की बस एक शुरुआत थी, जो उनकी छोटी सी जिंदगी में उन्हें झेलना पड़ा। अब उनके इस हालत के पीछे एक साइंटिफिक वजह थी। पहली कंडीशन थी हाइपरट्रिकोसिस लैन्यूगिनोजा। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें चेहरे समेत पूरे शरीर पर बहुत ज्यादा घने बाल उग आते हैं। और दूसरी कंडीशन थी जिंजाइवल हाइपोप्लेजिया। इसमें होता यह है कि मसूड़ों के टिश्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिस वजह से होठ और मसूड़े बड़े और बाहर की तरफ निकले हुए दिखते थे। तो मतलब ये कोई अभिशाप या राक्षसी रूप नहीं था जैसा कि लोग कहते थे। ये असल में मेडिकल कंडीशंस थी। तो देखिए, दुनिया ने उन्हें ऐप वुमन और मॉन्स्टर जैसे नाम दिए, पर असल में जूलिया कौन थी? वो एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर थी, एक ग्रेसफुल डांसर थी, और इतना ही नहीं, वो 3 भाषाएं बोलती थीं, स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच। वो एक बेहद समझदार और बुद्धिमान महिला थी। उनके करियर की शुरुआत हुई साल 1854 में। वो एक अमेरिकी शो का हिस्सा बनी, और पहली बार उन्हें न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे पे एक प्रदर्शनी की तरह दिखाया गया। सोचिए, एक कलाकार लेकिन एक पिंजरे में। उन्हें ऐप वुमन के नाम से ही प्रमोट किया गया। उनके बारे में तरह तरह की झूठी क्रूर अफवाहें फैलाई गईं। फिर उनके मैनेजर थियोडोर लेंट ने उनकी सारी कमाई पर कब्जा करने के लिए उनसे शादी कर ली। वो मेक्सिको और पूरे यूरोप में फेमस तो हो गईं, लेकिन 1860 में सिर्फ 26 साल की उम्र में अपने बच्चे को जन्म देने के कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उनके पति ने उनसे शादी प्यार की वजह से नहीं की थी, बल्कि इसलिए की थी ताकि उनकी कमाई पर पूरा कंट्रोल रख सके और उन्हें सैलरी भी ना देनी पड़े। ये दिखाता है कि वो आदमी कितना लालची और क्रूर था। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से कहानी का दूसरा और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा शुरू होता है। उनके पति लेंट का शोषण जूलिया और उनके नवजात बेटे की मौत के बाद भी रुका नहीं। तो हुआ ये कि 1860 में उनके पति ने उनके शरीर को ममीफाई करवा दिया, मतलब संरक्षित करवा दिया। फिर 1860 के दशक में उनके ममीफाइड शरीर को एक कांच के बक्से में रखकर पूरे यूरोप में घुमाया गया, तमाशा बनाया गया। लेंट के बाद उनके शरीर को नॉर्वे के एक चेंबर ऑफ हॉरर्स यानी डरावनी चीजों के कमरे में बेच दिया गया। फिर 1970 के दशक में जब कानून बदले तो उन्हें एक यूनिवर्सिटी के स्टोर रूम में छिपा दिया गया। लेकिन 1979 में वो वहां से भी चोरी हो गई, और फिर कई सालों बाद 1990 में जाकर पुलिस को उनके अवशेष ऑस्लो इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन में मिले। और ये कहानी और भी ज्यादा दुखद हो जाती है जब पता चलता है कि उनके पति ने सिर्फ उनके शरीर को ही नहीं, बल्कि उनके नवजात बेटे के शरीर को भी ममीफाई करवाया था, और दोनों को साथ में दिखाकर पैसे कमाता रहा। बाद में जब उनके अवशेष स्टोर रूम में पड़े थे तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनकी एक बांह तोड़ दी गई, और उनके बेटे के अवशेषों को जानवरों ने नोच कर खत्म कर दिया। और हद तो तब हो गई जब 1990 में पुलिस को मिलने के बाद भी उनके अवशेष सालों तक एक यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में ही पड़े रहे। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया।
एक उम्मीद की किरण जगी। ये मोड़ था जूलिया को उनका सम्मान वापस दिलाने का संघर्ष, उन्हें घर वापस लाने की एक लंबी लड़ाई। अब सवाल ये था कि उस आत्मा को शांति कैसे दिलाई जाए जो 150 साल से भटक रही थी। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है लौरा एंडरसन बारबाटा की, एक मैक्सिकन आर्टिस्ट जिन्होंने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया। ये लड़ाई शुरू हुई साल 2005 में, जब लौरा एंडरसन बारबाटा को ऑस्लो में जूलिया की कहानी के बारे में पता चला। उन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपील की कि जूलिया के अवशेषों को उन्हें सौंप दिया जाए ताकि उन्हें दफनाया जा सके। लेकिन यूनिवर्सिटी ने पहले तो साफ मना कर दिया, पर लौरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने नॉर्वे की नेशनल कमिटी फॉर रिसर्च एथिक्स का सपोर्ट हासिल किया और सालों की लंबी मेहनत और कैंपेन के बाद आखिरकार वो जूलिया के अवशेषों को वापस मेक्सिको लाने में कामयाब हो गईं। और अब हम जूलिया पास्त्राना की कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, एक ऐसा हिस्सा जो सुकून देता है, उनकी घर वापसी और उनका अंतिम संस्कार। साल 2013, अपने जन्म के 179 सालों के बाद जूलिया पास्त्राना को आखिरकार दफनाया गया। एक बहुत लंबा, बहुत दर्दनाक इंतजार खत्म हुआ। उन्हें उनके होम टाउन सिनालोआ, मेक्सिको में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। उन्हें एक सफ़ेद ताबूत में रखा गया जो सफ़ेद गुलाबों से सजा हुआ था। इस सेरेमनी में वहाँ के गवर्नर भी शामिल हुए थे। उनकी इस अविश्वसनीय कहानी ने लॉन्ग जर्नी होम नाम की एक किताब को भी प्रेरित किया और उनके जीवन पर अग्लीस्ट वुमन इन द वर्ल्ड नाम का एक नाटक भी बना। उनकी कहानी सच में हर इंसान की जिंदगी की कीमत के बारे में एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें याद दिलाती है कि हर इंसान सम्मान का हकदार है, फिर चाहे वो कैसा भी दिखता हो या दुनिया उसे किसी भी नज़र से क्यों ना देखती हो। जूलिया की ये कहानी हमें बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर किसी को सम्मान देने का असल मतलब क्या होता है, और हम सब मिलकर ये कैसे तय कर सकते हैं कि हर इंसान के साथ न सिर्फ जीते जी बल्कि मौत के बाद भी गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार हो।